रज़िया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चुकी थी, तो रामू का प्रेम उससे कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज़िया से बक-बक करने लगा। एक न एक बहाना वो खोजकर रज़िया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंततः वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम दासी था। चंपई रंग, बड़ी-बड़ी आँखें, जवानी की उम्र। पीली कुशादी रज़िया भला इस यौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए थप्पड़ को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर-मर कर बनाया है, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती। वे इतनी बेसमझ भी नहीं कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रज़िया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, ला कर दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रज़िया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। रज़िया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और रज़िया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं हैं तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूँगा करूँगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, तू चाहती है मैं अभी से उसे नून तेल की चिंता में डाल दूँ? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपये क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूँगा। रज़िया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लोंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं सारे घर का काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। तो मेरी जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझ गया था कि ये गृहस्थी रज़िया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोशन विलास के लिए आकर्षण ना संभव था। कुछ देर के बाद वह जाकर रज़िया को मना लेता, पर दासी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रज़िया महाभारत मचाए हुए है। वो कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुझसे जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई खास बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास ना था। ये घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए कि पौरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। राजू से इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं हुआ। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बैठे होते हैं? आज उसके लड़के जीते तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी ये दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार के विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी
वे उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वे समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह तो चोरों की भांति जाना नहीं चाहती। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती है कि वह इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही। गांव वाले की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होता। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह ना लगकर रामू से कहा, सुनते हो, अपनी चहेती के बात में फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। यहाँ बड़े बड़े घमंडियों के घमंड चूर हो जाते हैं। दसिया ठट्टा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी, कैसी मेहनती और कैसी बात की सच्ची है, यहाँ किसी से छिपाना था। रजिया की मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बताई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का व्यापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देख दांतों तले उंगली दबाते। वे रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, दो दो रोटियां भी खिलाती है। फिर घंटों उन्हें सहलाती, कभी कभी उनके कंधे पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जान अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखती, कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर जुआ करवाते, और कैसे जी तोड़ काम करके वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बेलों की सेवा की हो और उनके हृदय को अपनाया हो। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि को पहले नित्य आधार खोजती थी और स्वतंत्र रूप से अपना विकास न कर सकती, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू बहुत बीमार है, सुना 10 लगन हो गए। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है? रामू तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है दवा दारू करने को। दसिया ने एक लड़का हुआ है, वे तो पहले ही काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहनों के चाहिए, नई दुल्हनियों कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जीना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उससे कुछ परवाह न हो। पर वह आदमी चला गया। रजिया ने पूर्व पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए, और उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे उस वक्त जलन में जो उसने शाप दिया था, वो जलन ना थी। समय के साथ बहुत कुछ शांत कर दिया गया था। रामू और दासी की हीन भावना अब ईर्ष्या के योग्य न थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लगन हो गए तो अवश्य उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। 10 लगन ने तो बिल्कुल ही भुला दिया होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने में भी ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला, कोई अपने बैरी को भी न निकाले। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी, वे तो बेचारे कुछ ना बोले ही नहीं,
चली आई, सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, पर मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा होगा जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उसकी ये दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग ना मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पे पानी खींचने चली गई। बेल को सानी पानी लेने आ गई। उसकी आंखें उस रास्ते में लगी हुई थी जो मलसी रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लगन थोड़े ही नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? उसे कौन बुलाएगा? दसिया को गरज पड़ी है कोई दूसरा कोई घर ढूंढ लेगी। जवान है, 100 गाहक मिल आवेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे मलसी में नहीं देखा। मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बस ही गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जमीन पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा, चलो घर में तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बेलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का होगा। वो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही? रोती तो नहीं थी। वे क्यों रोएगी? मालूम होगा। पीछे बटोही चला गया तो रजिया ने बेलों को सानी पानी किया और मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित हो जाती। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी, वे बात याद आई। 10 साल हो गए। वो कैसे रात दिन उसके सरियाने बैठा, खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखी आवे। कोई क्यों कुछ कहेगा? किसका मुँह है जो कुछ कहे? उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी। मुझे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वो चाहे कितना ही जोर करे, कितना ही सर खपाए, इसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी, फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो खेती की उपज कम होने लगी, ऊट पटांग खर्च होने लगा, ऋण लेना पड़ता। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता? घर में पैसे ही न आते, आते तो अताइयों और चिकित्सा में चले जाते। दिन में उसका दाना पानी छूट चुका था, मौत के इंतजार में पड़ा था, करा रहा था। अब ये दशा हो गई थी। हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गीदड़ आगे रास्ता बंद कर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वो क्या गई? लक्ष्मी गई। मैं जानता हूँ, अब उसे बुलाऊंगा तो दौड़ी चली आएगी, पर किस मुंह से बुलाऊं? एक बार वह आ जाती और मैं उससे अपने अपराध की क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता और कोई लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पे हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी। दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या? 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएं, मगर और हो ही क्या सकता है? उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई ढीले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवे रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया।
तुम लपक कर घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ, मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वे तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रासो के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे शांति से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन, वो चला गया है, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता दसिया सिर पटक कर जमीन पर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध नहीं होता। गाय जो तुम छोड़ गई थी वो मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही जाऊंगी, सभी गृहस्थी का सामान ले आऊंगी। रजिया के साथ उसका दाह कार्य किया। कई 200 रुपए का खर्चा आया। दसिया किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए अभिनय बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहो करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सोहाती करके बोली, आज जोकू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ, वे जितना करते थे उसका दूना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना कि जोकू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देख रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो, अभी तो मैं जीती हूँ। तुम्हारा घर जैसे चाहो रहो, मुझे बस रोटी दे देना। मुझे और क्या चाहिए, मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सर रख दिया, खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुखी दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला, मैं दुख से नहीं रोती। भगवान की दया, कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रो दी।